गुजरात के पश्चिमी छोर पर अरब सागर की लहरों से घिरा हुआ एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है दीव। यह द्वीप अपने भीतर सदियों पुराना इतिहास, संघर्ष और स्थापत्य कला का खजाना समेटे हुए है। सदियों पहले यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अधीन रहा, फिर समय के साथ इंडो ग्रीक शासकों, ओमान के सुल्तानों और अंत में गुजरात के सुल्तानों के अधीन रहते हुए अरब सागर के व्यापारिक मार्गों पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया। सन 1535 में डॉम नूनो दा कुन्हा के नेतृत्व में इस किले का निर्माण आरंभ हुआ और सन 1546 तक डॉम जोआओ दे कास्त्रो के समय में इसे और मजबूत बनाया गया। हमारी यात्रा किले की उस विशाल बाहरी दीवार से शुरू होती है जो समुद्र के पानी से भरी एक गहरी खाई के ठीक ऊपर खड़ी है। यह खाई कोई साधारण खाई नहीं है। इसे रेतीली चट्टानों को काटकर बनाया गया था और यह किले की सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। किले के चारों ओर दोहरी खाई की व्यवस्था की गई थी, जिसमें बाहरी खाई समुद्र की लहरों के साथ ज्वार भाटा अनुभव करती थी। यह तकनीक उस दौर की सैन्य वास्तुकला में बेहद उन्नत मानी जाती थी, क्योंकि इससे दुश्मन सेना के लिए दीवारों तक पहुंचना अत्यंत कठिन हो जाता था। दीवारों पर परत दर परत जमी हरी मौस और सदियों का क्षरण इस संरचना की प्राचीनता की गवाही देते हैं। खाई के ऊपर बना एक पत्थर का स्थायी पुल किले के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर जाता है। इस पुल के दोनों किनारों पर ऊंचे बुर्जनुमा स्तंभ खड़े हैं जो प्रवेश द्वार की भव्यता को और बढ़ाते हैं। यह वही मार्ग है जिससे सदियों पहले सैनिक, व्यापारी और शासक इस दुर्ग में प्रवेश करते थे। किले की चूना पत्थर से बनी दीवारें आज भी अपनी मूल मजबूती के निशान दिखाती हैं, हालांकि समुद्री हवाओं और समय के साथ इनका क्षरण भी स्पष्ट दिखाई देता है। किले के भीतर प्रवेश करते ही सबसे पहले हमारी नजर बुर्ज पर रखी पुरानी तोपों पर जाती है। ये भारी कच्चे लोहे और कांसे की तोपें पुर्तगाली सैन्य शक्ति की निशानी है। हर तोप एक भारी लकड़ी के ढांचे पर टिकी है, जिसे सदियों पहले इसी उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था, ताकि दागे जाने पर तोप का पिछला झटका संभाला जा सके। इन तोपों के माध्यम से किले की रक्षा की जाती थी और समुद्र की ओर से आने वाले किसी भी शत्रु जहाज पर सीधा निशाना साधा जा सकता था। दीवारों में बनी छोटी छोटी आयताकार खिड़कियां, जिन्हें रक्षा छिद्र या लूप होल कहा जाता है, सैनिकों को बिना स्वयं को खतरे में डाले शत्रु पर गोलीबारी करने की सुविधा देती थी। यह सैन्य स्थापत्य कला की एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत प्रभावी तकनीक थी, जो उस युग के युद्ध कौशल को दर्शाती है। किले की दीवार के साथ साथ चलते हुए दूर समुद्र में एक और संरचना दिखाई देती है, जो जल के बीचों बीच एक छोटे टापू जैसी प्रतीत होती है। यह है पनिकोठा, जिसे पुर्तगाली भाषा में फोर्तिम दो मार के नाम से जाना जाता था। यह संरचना मुख्य द्वीप किले से लगभग 1 नॉटिकल मील की दूरी पर समुद्र के मुहाने पर स्थित है और इसे केवल नाव के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार इस संरचना का मूल निर्माण मलिक अय्याज के शासनकाल में हुआ था, जो इसे व्यापारिक जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए बनवाया गया था। एक भारी धातु की जंजीर के माध्यम से इस सामुद्रिक दुर्ग को तटीय बुर्ज से जोड़ा जाता था। अब हम किले के भीतर एक भारी प्राचीन लोहे के दरवाजे के सामने खड़े हैं। यह विशाल लकड़ी का द्वार, जिस पर मोटी लोहे की कीलें जड़ी हुई हैं, किले की आंतरिक सुरक्षा का प्रतीक है। इन कीलों का उद्देश्य केवल साज सज्जा नहीं था, बल्कि यह एक सुरक्षा तकनीक थी।
ऐसा माना जाता है कि नुकीली कीलों से जड़े इन दरवाजों का प्रयोग हाथियों के माध्यम से किए जाने वाले हमलों को रोकने के लिए किया जाता था, क्योंकि हाथी अपने सिर या शरीर से दरवाजे को तोड़ने का प्रयास करते थे और ऐसी कीलें उन्हें ऐसा करने से रोकती थीं। यह उस दौर की दुर्ग निर्माण तकनीक की एक अनूठी मिसाल है, जो आज भी इन प्राचीन द्वारों पर स्पष्ट दिखाई देती है। दरवाजे को पार करते ही हम किले के आंतरिक प्रांगण में पहुंचते हैं, जहां पत्थर की सीढ़ियां ऊपरी स्तरों की ओर जाती हैं। ये सीढ़ियां सैनिकों को बुर्जों और प्राचीर तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थीं। आसपास खुले मेहराबदार रास्ते और प्रांगण किले की आंतरिक संरचना की जटिलता को दर्शाते हैं। यह किला कोई साधारण रक्षा संरचना नहीं था, बल्कि अपने भीतर हजारों सैनिकों के रहने, हथियारों के भंडारण और प्रशासनिक कार्यों के लिए एक संपूर्ण नगर जैसा विस्तार समेटे हुए था। कुछ आगे बढ़ने पर हमें एक कमरे में लोहे की मोटी जाली दिखाई देती है, जो किले के भीतर बने कारागार की उपस्थिति का संकेत देती है। इतिहास बताता है कि इस दुर्ग परिसर में कैदियों को रखने के लिए विशेष कक्ष बनाए गए थे, जहां पुर्तगाली शासन के विरुद्ध जाने वाले बंदियों को कारावास में रखा जाता था। यह स्थान आज शांत और सुनसान है, लेकिन इसकी दीवारें सदियों पहले की कठोर वास्तविकताओं की मूक गवाह हैं। आंतरिक मार्ग से गुजरते हुए हम किले के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां हरी भरी कटी हुई घास और करीने से सजी झाड़ियां खंडहर हो चुकी प्राचीन इमारतों को घेरे हुए हैं। ये खंडहर कभी किले के भीतर बने चर्च, निवास स्थान या प्रशासनिक भवनों के अवशेष प्रतीत होते हैं। समय के साथ इनकी छतें गिर गई हैं और दीवारें टूट गई हैं, लेकिन इनकी मेहराबदार रचना और पत्थर की नक्काशी आज भी उस दौर की स्थापत्य कला की झलक दिखाती है। प्रकृति और इतिहास का यह सम्मिलन दीव किले के हर कोने में एक अनूठा दृश्य रचता है, जहां हरियाली प्राचीन खंडहरों को कोमलता से अपने आंचल में समेटे हुए है। अब हमारा रास्ता किले की उस विशाल बाहरी प्राचीर की ओर मुड़ता है, जो समुद्र के साथ साथ दूर तक फैली हुई है। यह प्राचीर या रैम्पार्ट किले की सबसे लंबी और सबसे प्रभावशाली संरचनाओं में से एक है। यहां दीवार की चौड़ाई इतनी अधिक है कि इस पर चलकर पूरी परिधि का चक्कर लगाया जा सकता है। दीवार के एक ओर घनी हरी घास और जंगली वनस्पति है, जो वर्षों की उपेक्षा के बाद स्वाभाविक रूप से उगी है, और दूसरी ओर गहरी खाई का सीधा दृश्य दिखता है। यह दृश्य दर्शाता है कि किस प्रकार प्रकृति धीरे धीरे इस ऐतिहासिक संरचना को अपने आलिंगन में ले रही है। प्राचीर पर आगे बढ़ने पर बुर्जों की एक श्रृंखला दिखाई देती है, जो नियमित अंतराल पर बनाई गई थी, ताकि किले के हर कोने पर निरंतर नजर रखी जा सके। यह दुर्ग निर्माण की एक क्लासिक यूरोपीय तकनीक थी, जिसे पुर्तगालियों ने भारतीय भूभाग की आवश्यकताओं के अनुसार डाला। हर बुर्ज से समुद्र का एक नया दृष्टिकोण खुलता है और दूर तक फैला अरब सागर एक अनंत, शांत किंतु शक्तिशाली पृष्ठभूमि के रूप में दिखाई देता है। समुद्र की लहरें दीवार के आधार से टकराकर सफेद झाग बनाती हैं, जो सदियों से बिना रुके चलने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। दीवार पर चलते हुए हमें कुछ स्थानों पर टूटी फूटी संरचनाएं भी दिखती हैं, जहां समुद्री कटाव और समय के प्रभाव ने पत्थरों को ढीला कर दिया है। यह दर्शाता है कि कैसे यह भव्य किला अपनी मजबूती के बावजूद प्रकृति की शक्तियों के सामने धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रहा है। इसके बावजूद शेष बची हुई दीवारें
आज भी अपने मूल वैभव की झलक प्रस्तुत करती हैं। इसी प्राचीर पर चलते हुए क्षितिज पर एक श्वेत मीनार धीरे धीरे दृश्य में उभरती है। यह दीव का प्रमुख लाइट हाउस है, जो किले की सबसे ऊंची संरचनाओं में से एक है। यह लाइट हाउस केवल एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं, बल्कि आज भी एक सक्रिय नौवहन सहायता केंद्र के रूप में कार्यरत है। इसकी रोशनी समुद्र में दूर तक यात्रा करने वाले मछुआरों और जलयानों को सही दिशा दिखाने का काम करती है। पत्थर की सीढ़ियां इस लाइट हाउस के आधार तक जाती हैं, जो किले की प्राचीर से जुड़ी हुई हैं। आसपास लगा बांस और लोहे का ढांचा यह दर्शाता है कि इस ऐतिहासिक संरचना के संरक्षण और मरम्मत का कार्य निरंतर चलता रहता है, ताकि यह धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। लाइट हाउस के निकट खुले प्रांगण में तोपों की एक पूरी कतार सजी हुई है। ये तोपें भिन्न भिन्न आकार और बनावट की हैं, जो दर्शाती हैं कि अलग अलग समय में इन्हें किले की रक्षा प्रणाली में जोड़ा गया था। समुद्र की ओर मुख करके रखी गई ये तोपें अब केवल मूक प्रतीक बनकर रह गई हैं, परंतु इनकी उपस्थिति आज भी उस सैन्य शक्ति की याद दिलाती है जो कभी इस किले का हिस्सा थी। कुछ तोपों पर बारीकी से देखने पर पुर्तगाली शाही प्रतीक चिन्ह उत्कीर्ण दिखाई देता है, जो इनके निर्माण और स्वामित्व का प्रमाण है। यह प्रतीक चिन्ह मुकुट के साथ अलंकृत एक ढाल के रूप में है, जो पुर्तगाल के राजतंत्र की शक्ति और अधिकार का परिचायक था। तोप की नाल पर बनी जंजीर और लोहे के घेरे इसके परिवहन और संचालन में सहायक उपकरणों की ओर इशारा करते हैं। दीव का यह लाइट हाउस आज भी द्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है और इसकी प्रकाश किरण समुद्र में 32 किलोमीटर की दूरी तक यात्रा करती है, जो रात्रि के अंधकार में मछुआरों और जलयानों के लिए एक भरोसेमंद दिशा संकेत का काम करती है। वर्तमान समय में शीत ऋतु के दौरान जब दीव में पर्यटन उत्सव का आयोजन होता है, इस किले और इसकी प्राचीरों को विशेष रोशनी से सजाया जाता है, जिससे रात्रि के समय इसकी भव्यता और भी निखर उठती है और यह दृश्य दूर दूर से आए पर्यटकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। दीवार में बने ये छोटे आयताकार छिद्र, जिन्हें हम पहले भी देख चुके हैं, यहां फिर से दिखाई देते हैं। यह दर्शाता है कि किले के हर भाग में सुरक्षा की एक समान और सुसंगत प्रणाली अपनाई गई थी। ईंट और पत्थर से बनी ये दीवारें सदियों की धूप, बारिश और समुद्री नमक का सामना करते हुए भी अपनी मूल संरचना में खड़ी हैं, जो उस दौर के कारीगरों की निर्माण कुशलता का प्रमाण है। स्कैफोल्डिंग के सहारे टंगा एक धातु का प्रतीक चिन्ह भी यहां दिखाई देता है, जो शायद किसी ऐतिहासिक पट्टिका या स्मारक फलक का हिस्सा है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इस धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार और संरक्षण का कार्य सतत रूप से जारी है, ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा बनी रहे। लाइट हाउस के समीप से नीचे उतरते हुए हम किले के एक भीतरी मेहराबदार मार्ग में प्रवेश करते हैं। यह संकरा रास्ता दीवारों के भीतर बने एक गुप्त गलियारे जैसा प्रतीत होता है, जो सैनिकों को एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज तक बिना बाहरी दृष्टि में आए पहुंचने की सुविधा देता था। ऐसे गुप्त मार्ग दुर्ग निर्माण की रणनीतिक सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते थे, विशेष रूप से घेराबंदी की स्थिति में। सीढ़ियों से होते हुए हम एक खुले प्रांगण में पहुंचते हैं, जहां पत्थर की दीवारों के बीच एक संकरा रास्ता समुद्र की ओर खुलता है। यहां से दूर तक फैला समुद्र और हरित तटरेखा का दृश्य
अत्यंत मनोहारी है। दीवार का यह भाग कुछ स्थानों पर टूटा हुआ है, जो समुद्री लहरों की निरंतर टकराहट का परिणाम है। आगे बढ़ने पर हम किले के एक आंतरिक कक्ष में प्रवेश करते हैं, जिसकी छत पुर्तगाली स्थापत्य शैली में विशिष्ट अर्धवृत्ताकार मेहराब से बनी है। इस कक्ष की दीवारों में छोटी खिड़कियां हैं, जिनसे सीमित मात्रा में प्रकाश भीतर आता है। ऐसे कक्षों का उपयोग शस्त्रागार, भंडार गृह या सैनिकों के निवास स्थान के रूप में किया जाता था। कमरे के भीतर एक कांच के संरक्षित बक्से में कोई पुरातात्विक वस्तु रखी हुई दिखाई देती है, जो यह संकेत करती है कि यह स्थान आज एक संरक्षित स्मारक स्थल के रूप में पुरातत्व विभाग की देखरेख में है। प्रांगण में आगे बढ़ने पर हमें कुछ भारी आधुनिक प्रकार की बंदूकें दिखाई देती हैं, जो पुरानी पुर्तगाली कांस्य तोपों से भिन्न प्रतीत होती हैं। इनकी संरचना और निर्माण शैली 20वीं शताब्दी के सैन्य उपकरणों से मेल खाती है, जो दर्शाता है कि यह किला अपने अंतिम पुर्तगाली शासनकाल के दौरान भी एक सक्रिय सैन्य चौकी के रूप में उपयोग में रहा। इन उपकरणों की उपस्थिति इस किले के लंबे और बहुस्तरीय सैन्य इतिहास की एक अतिरिक्त परत को उजागर करती है, जो केवल 16वीं शताब्दी तक सीमित नहीं है, बल्कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक फैला हुआ है, जब तक कि सन 1961 में भारतीय सेना ने इस क्षेत्र को मुक्त नहीं कराया। आगे का मार्ग एक संकरे ऊंचे गलियारे से होकर गुजरता है, जिसकी दीवारें इतनी पास पास हैं कि एक समय में केवल एक व्यक्ति ही इससे गुजर सकता है। यह संरचना भी सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी, ताकि किले पर आक्रमण की स्थिति में शत्रु सैनिकों की गति को सीमित किया जा सके। समुद्र किनारे एक स्थान पर, जहां प्राचीर का एक भाग समय के साथ टूट चुका है, समुद्र की लहरें सीधे चट्टानों से टकराती दिखाई देती हैं। हरे भरे घास के मैदान में एक पुरानी, अब टूट चुकी तोप पड़ी हुई दिखाई देती है, जो वर्षों की उपेक्षा का प्रतीक है। इसके पास ही किले की दीवार की संरचना स्पष्ट रूप से दिखती है, जो प्राचीर के विभिन्न स्तरों को उजागर करती है। समुद्र, घास के मैदान और प्राचीन तोप का यह संयोजन समय के प्रवाह में युद्ध और शांति के बीच के अंतर को सुंदरता से दर्शाता है। प्रांगण के एक हिस्से में मेहराबदार खंडहर दिखाई देते हैं, जो शायद किले के भीतर बने किसी प्रशासनिक भवन या निवास स्थान के अवशेष हैं। ये मेहराब एक के बाद एक पंक्ति में खड़े हैं, जो दर्शाते हैं कि ये कभी एक बड़ी संरचना का हिस्सा रहे होंगे, जिसकी छत और ऊपरी मंजिलें समय के साथ नष्ट हो गई हैं। इन मेहराबों के माध्यम से दिखता आसमान खंडहर हो चुकी भव्यता और वर्तमान की शून्यता के बीच एक मार्मिक तुलना प्रस्तुत करता है। किले के एक अन्य भाग में जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर दिखाई देता है। बांस और लोहे की स्कैफोल्डिंग प्राचीन दीवारों के सहारे खड़ी की गई है, जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इस राष्ट्रीय धरोहर को संरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पुराने पत्थरों की मरम्मत और संरचनात्मक मजबूती को बहाल करने का यह कार्य इस ऐतिहासिक स्थल को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। दीवारों में बनी जालीदार खिड़कियां और सलाखों से घिरे छोटे झरोखे किले की भीतरी रोशनी और हवादार व्यवस्था का हिस्सा थे। इन झरोखों से कक्षों के भीतर हल्की रोशनी और हवा का संचार होता था, जो उस दौर के निर्माणकर्ताओं की
व्यावहारिक सोच को दर्शाता है। मैदान में बिखरी पुरानी क्षतिग्रस्त तोपें, जो अब हरी घास के बीच अर्ध दफन सी प्रतीत होती हैं, इस किले की सैन्य विरासत के मूक प्रतीक हैं। इनकी टूटी फूटी अवस्था इस बात की ओर इशारा करती है कि कई दशकों तक इनकी कोई विशेष देखभाल नहीं की गई और प्रकृति ने धीरे धीरे इन्हें अपने आगोश में ले लिया। खुले मैदान के मध्य में एक स्मारक स्तंभ खड़ा है, जो एक पिरामिड आकार के आधार पर टिका हुआ है। ऐसे स्मारक स्तंभ सामान्यतः किसी ऐतिहासिक घटना, युद्ध में हुए बलिदान या किसी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की स्मृति में बनाए जाते हैं। इसके आगे घास से ढके एक भूमिगत कक्ष का प्रवेश द्वार दिखाई देता है, जो मेहराबदार रूप में बना हुआ है और जिसके भीतर गहरा अंधकार है। यह संरचना किले के जल संग्रहण तंत्र का हिस्सा प्रतीत होती है। उस दौर में जब आधुनिक जल आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं थी, किलों के भीतर वर्षा जल और भूमिगत जल को संग्रहित करने के लिए ऐसे पत्थर के कुंड या टैंक बनाए जाते थे। ये कुंड किले में रहने वाले सैनिकों और निवासियों के लिए जल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करता था, विशेष रूप से घेराबंदी जैसी आपात स्थितियों में, जब बाहर से जल प्राप्त करना असंभव हो जाता था। यह संरचना उस दौर की जल प्रबंधन तकनीक की व्यावहारिक समझ को प्रदर्शित करती है। आगे एक मेहराबदार द्वार से होकर पत्थर का एक पैदल मार्ग गुजरता है, जिसके एक ओर ऊंची दीवार और दूसरी ओर लोहे की रेलिंग लगी हुई है, जो आगंतुकों की सुरक्षा के लिए आधुनिक समय में जोड़ी गई है। यह मार्ग किले के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है और चलते हुए समुद्र का विस्तृत दृश्य निरंतर साथ बना रहता है। किले के एक प्रांगण में रखी एक प्राचीन तोप के पास एक भारी गोल लोहे का तोप का गोला दिखाई देता है। इतिहास बताता है कि इस किले के परिसर में आज भी ऐसे अनेक तोप के गोले बिखरे हुए मिलते हैं, जो पुर्तगाली शासनकाल के दौरान हुए युद्धों और घेराबंदी की प्रत्यक्ष निशानी है। इन गोलों का भारीपन और ठोस संरचना उस दौर के युद्ध उपकरणों की विनाशक क्षमता को दर्शाती है। तोप की नाल पर बारीकी से उत्कीर्ण पुर्तगाली राज चिन्ह इसके मूल और निर्माण काल का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ने पर किले के एक मुख्य द्वार पर हमारी नजर ठहर जाती है। यह द्वार पत्थर की मोटी दीवारों के बीच एक मेहराबदार रचना के रूप में बना है और इसके ऊपर एक उत्कीर्ण शिलापट या प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है। दीव किले में प्रवेश के लिए 3 द्वार बनाए गए थे और इन प्रवेश द्वारों पर पुर्तगाली भाषा में शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे, जो उस समय के शासकों और निर्माण की तिथियों का उल्लेख करते थे। इस द्वार से होकर एक गहरा सुरंग नुमा गलियारा भीतर की ओर जाता है। यह गलियारा दोनों ओर से ऊंची पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है, जो प्रकाश को केवल दूर के सिरे से ही भीतर आने देती हैं। ऐसे गलियारे किले की रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते थे। द्वार के बाहर खुले प्रांगण में एक तोप और एक संगमरमर की पट्टिका रखी हुई दिखाई देती है, जो किसी ऐतिहासिक घटना या स्मृति को समर्पित प्रतीत होती है। दीवारों में जड़े छोटे आयताकार छिद्र, जिन्हें हमने पहले भी कई बार देखा है, यहां भी पुनः दिखाई देते हैं, जो दर्शाता है कि किले के निर्माण में एक समान और सुसंगत सुरक्षा रणनीति का पालन किया गया था। इन दीवारों की सतह पर बने ईंट और चूना पत्थर के जोड़ सदियों पुरानी निर्माण तकनीक का सूक्ष्म परंतु स्पष्ट प्रमाण है। अंत में ऊंचाई से लिया गया एक विस्तृत दृश्य
पूरे किले की भव्यता को एक साथ प्रस्तुत करता है। यहां से प्राचीर की लंबी कतार, हरे भरे लॉन और दूर खड़ा श्वेत लाइट हाउस एक साथ दिखाई देते हैं। यह दृश्य इस बात का प्रमाण है कि दीव किला कितने विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, जो लगभग 5.6 हेक्टेयर भूमि पर स्थित है। इसके निकट रखी एक तोप के बैरल पर हाथ रखकर इसकी ठंडी खुरदरी सतह को महसूस किया जा सकता है। यह स्पर्श मानो सीधे इतिहास से जुड़ने का एक माध्यम बनता है। एक भारी तोप का गोला जो शताब्दियों पहले युद्ध का साधन था, आज शांत भाव से पत्थर के मंच पर विराजमान है। यह दृश्य अत्यंत शक्तिशाली है, जहां सफेद झाग बनाती लहरें चट्टानी किनारे से बार बार टकराती हैं, मानो प्रकृति इस प्राचीन दुर्ग को निरंतर अपनी शक्ति का स्मरण करा रही हो। यात्रा के अंतिम चरण में प्राचीर पर तोपों की एक और कतार दिखाई देती है, जो समुद्र की ओर मुख करके खड़ी है, जैसे आज भी अपने कर्तव्य की प्रतीक्षा में हूं। इन तोपों के पीछे फैला खुला आकाश और सामने फैला अनंत सागर इस संपूर्ण यात्रा का एक उपयुक्त और भावपूर्ण समापन दृश्य प्रस्तुत करते हैं। दीव का यह किला, जो 500 वर्षों से अधिक समय से इस तटरेखा पर अडिग खड़ा है, केवल पत्थर और चूने की एक संरचना नहीं है। यह उन हजारों हाथों की कहानी है जिन्होंने इसे बनाया, उन सैनिकों की गाथा है जिन्होंने इसकी रक्षा की, और उस सांस्कृतिक संगम की निशानी है जो भारत और पुर्तगाल के इतिहास को आज भी एक साथ बांधे रखता है। समुद्र की लहरें भले ही इसकी दीवारों को धीरे धीरे क्षीण कर रही हों, परंतु इसकी आत्मा, इसका इतिहास और इसकी भव्यता आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी सदियों पहले थी।